हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ईवीएस का पार्ट 4 सीटेट 2022। तो सीटेट 2022 के लिए दोस्तों जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मैंने बहुत पहले दोस्तों आपको कंटेंट वाइज टॉपिक बता दिया है और कितने मार्क्स के आने वाले हैं ये भी बता दिया है। किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हम सीटेट 2022 का एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं। मैंने सारी की सबकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा हो पहले उस यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके सीटेट 2022 की प्लेलिस्ट ऑन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हो वो आप देख करके देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं आपको एसएसटी फॉर लेवल 2 कवर करवाऊँगा पूरा, और ईवीएस फॉर लेवल 1 आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। साथ में सीडीपी भी पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर करवाऊँगा मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। सो आज से पहले मैं आपको ईवीएस स्टार्ट करने वाले हैं फॉर लेवल 1, और मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस फॉर लेवल 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड कर दी है। तो आप उन्हीं वीडियोस को देख के अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थ्योरी पोर्शन में आपको दोस्तों इन ईयर कवर करवा दूँगा। क्लियर फ्रेंड? तो टोटल जैसा कि आप देख रहे हैं ईवीएस का ये सिलेबस है एज़ पर योर सीटेट 2022। तो पहला चैप्टर आपका ईवीएस में पड़ता है परिवार एवं मित्र, सेकंड आपका जंतु और पौधे, थर्ड आपका भोजन एवं पोषण, फोर्थ आपका जल, फिफ्थ आश्रय यातायात, फिर सेवन पड़ता है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, फिर लास्ट आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिक। तो ये टोटली 8 चैप्टर हैं। अगर ये 8 चैप्टर को आप कवर कर लेते हैं फ्रेंड तो आपके 30 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे 150 में से। सो आज की इस वीडियो में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं परिवार एवं मित्र। तो इसका थ्योरी पोर्शन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सीटेट की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो अगर मैं बात करूं फ्रेंड कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके परिवार एवं मित्र में, फैमिली एंड फ्रेंड्स में, तो इस अध्याय से पर्यावरण शिक्षा के दृष्टिकोण से बालकों के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु विगत वर्षों में इस अध्याय से केवल एक ही प्रश्न 2012 में पूछा गया, परंतु आने वाले वर्षों में इस अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार क्या है। तो परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का शब्द रूपांतरण है। यानी दोस्तों फैमिली को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? परिवार बोलते हैं। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द यानी फैमुलस से हुई है। तो आपको याद रखना है कि फैमिली जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, तो इसके लैटिन वर्ड से निकला है फैमुलस। ठीक है, फैमिली जो प्राय एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों फैमिली में मेनली आपके माता पिता आते हैं, फादर मदर और उनके बच्चे शामिल होते हैं। किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता है। लेकिन अगर समाजशास्त्री के दृष्टिकोण की बात करें, इन हिस्टोरियन की बात करें, सोशियोलॉजिस्ट की बात करें, तो वो इसे परिवार की संज्ञा नहीं देते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। क्लियर है फ्रेंड? यानी अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो एक मैरिड कपल जो वो फैमिली कहलाती है, लेकिन समाजशास्त्र के हिसाब से मदर फादर के साथ साथ उनके बच्चे भी होंगे तभी उसको परिवार माना जाएगा। ऐसे में किसी एक के अभाव पर वह परिवार ना होकर केवल गृहस्थ के रूप ले लेता है। यानी अगर बच्चे नहीं होंगे तो वो केवल गृहस्थ कहलाएगा, परिवार नहीं कहलाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों आपको ऐसे ही याद रख लेनी है। सामान्य रूप से परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। तो अगर पूछा जाए कि बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो अपने परिवार से ही स्टार्ट होती है प्राइमरी शिक्षा। अब यहाँ पे एक सोशियोलॉजिस्ट से इन्होंने क्या बताया परिवार की डेफिनेशन, तो इसे पढ़ लेते हैं। मैकवायर एवं पेज ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण के लिए उचित व्यवस्था करता है। तो इनकी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं बनते ज़्यादातर, कभी कभार पूछा जाता है फ्रेंड, तो फिर भी आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है परिवार के कार्य। तो परिवार के क्या काम है मेन, तो इसमें मैकआइवर ने बताया कि इन्होंने कहा कि परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। सो परिवार में आवश्यक कार्य में घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन एवं संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो जो ज़रूरी है दोस्तों आवश्यक में आ जाएगा, जो घर के से रिलेटेड काम हो वो सारे आपके आ जाएंगे आवश्यक कार्य में, और अनावश्यक में जैसे मनोरंजन से संबंधित कार्य हो गए, नहीं खेलने कूदने बाहर पिकनिक पे ले जाना, ये सारा कार्य अनावश्यक में हो जाएगा।
आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक एवं व प्रजनन की क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो शैक्षणिक कार्य यानी शिक्षा और लैंगिक प्रजनन ये सारे कार्य दोस्तों आवश्यक में आते हैं। इसके अलावा ऑंगवर्न ने क्या कहा है, ऑंगवर्न और निमकॉफ ने, इन्होंने कहा कि कार्यों को 6 वर्गों में परिभाषित किया जा सकता है: आर्थिक, प्रत्यात्मक, रक्षात्मक, आनंदपद, धार्मिक एवं शैक्षणिक क्रियाकलाप। तो ये याद रखिएगा 6 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया घर के कार्यों को, पारिवारिक कार्यों को, तो ऑंगवर्न एवं निमकॉफ ने। इसके अलावा लुंडबर्ग थे, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने 4 प्रमुख वर्गों में बांटा है, जिनमें से प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार एवं प्रजनन का नियम आदि सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे मेनली पहला आपका ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑन वर्क का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अभी आपको परिवार की विशेषताएं कैसी होती है, तो परिवार कैसा होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें दिया गया है वंशानुगत संबंध। सबसे पहले विशेषता क्या है कि वंशानुगत संबंध होना चाहिए। इसका मतलब है पारिवारिक सदस्यों के बीच में वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त करती है, जिसे वंशानुगत कहा जाता है। जैसे मान लो पिता की आँखें नीली है तो बेटे की आँख भी या बेटी की आँख भी क्या होना, नीली होना, तो इसे वंशानुगत गुण कह सकते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। लेकिन आपका सामाजिक संस्था, तो परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है। थर्ड है आपका आर्थिक व्यवस्था। परिवार सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं, यानी पैसे कमाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है फोर्थ आपका वैवाहिक अनिवार्यता। तो इसमें कह रहा है परिवार में संतानोत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आपका सामाजिक सुरक्षा एवं मूलभूत इकाइयाँ। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाइयाँ। परिवार अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये परिवार की विशेषता है कि वंशानुगत संबंध होने चाहिए, सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करने चाहिए, आर्थिक व्यवस्था के रूप में कार्य करने चाहिए, वैवाहिक अनिवार्यता होती है कि परिवार में सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाइयाँ होती है, यानी परिवार को सुरक्षित रखना इनका मूलभूत कर्तव्य है। नेक्स्ट टॉपिक आपका परिवार का वर्गीकरण, यानी कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनता है पेपर में आपका। एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बीच में अंतर बताते हैं। तो सामान्य रूप से परिवार के 2 वर्ग होते हैं, एकल और संयुक्त, लेकिन वर्तमान समय में कुछ अन्य वर्ग भी प्रचलित है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एकल परिवार। एकल परिवार का मतलब क्या है, इसमें केवल पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई एवं जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे परिवार में कुरीतियाँ एवं आलस्य का अभाव रहता है, व्यक्तिगत का विकास होता है एवं कलह की संभावना नहीं रहती है। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है। तो इसमें कह रहा है कि भाई इसमें केवल माता पिता आते हैं, उनके बच्चे आते हैं जिनकी शादी ना हुई हो, और ऐसा इसलिए हो रहा है आज की डेट में क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इनमें मतलब आलस्य नहीं होता, ये मोस्टली काम में बिज़ी रहते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, और यहाँ पे लड़ाई झगड़े आपको कम देखने को मिलेंगे। और ये संयुक्त परिवार का क्या है, छोटा सा हिस्सा है। संयुक्त परिवार में कौन आते हैं, इसमें सारे माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू, चाचा चाची, दादा दादी, सारे परिवार आ जाएंगे फ्रेंड, जो एक ही घर में रहें। तो ऐसे आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है, श्रम विभाजन की व्यापकता सुविधा रहती है, आलस्य का अभाव रहता है। भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार का ही जीवन का आधार है, यानी भारत की समाज को अगर देखा जाए तो यहाँ पे संयुक्त परिवार को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है परिवार के अन्य प्रकार कौन कौन से, ये देख लेते हैं। तो इसके अलावा है आपका मातृ स्थान परिवार। इसका मतलब क्या है, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। पितृ स्थान परिवार, यह परिवार वह परिवार है जिसमें विवाहित युगल पुरुष परिवार के साथ निवास करते हैं। तो मातृ स्थान का मतलब है घर जमाई, जैसे मान लो आपकी शादी हो गई, अपने पत्नी के साथ ही रह रहे हो। और दूसरा है पितृ स्थान परिवार का परिवार जिसमें विवाहित युगल पुरुष परिवार के साथ रहते हो। क्लियर है। जैसे अगर मान लो लड़की की शादी हुई तो अपनी माँ के यहाँ रहेगा, अगर लड़की रहती है तो उसे मातृस्थान बोला जाता है। और मान लो लड़की के साथ शादी हुई और लड़की की फैमिली भी किसके साथ रहेंगे, उसके पुरुष के साथ ही रहेंगे, तो उसे पितृस्थान परिवार कहा जाता है। इसके अलावा आता है वैवाहिक परिवार। क्या होता है, तो यह एकल परिवार का ही रूप है। इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह वह परिवार है जो एक के बाद एक विवाह के बाद बनता है, जो कि एक के बाद एक के विवाह के बाद बनता है। क्लियर है फ्रेंड। तो वैवाहिक परिवार जो मतलब एकल परिवार जो संतान बढ़ाने के लिए क्या जिम्मेदारी रखता हो। नेक्स्ट है आपका समरक्त संबंध भी परिवार। ये इसका मतलब क्या है, यह भी संयुक्त परिवार का ही एक रूप है। इसका अभिप्राय है अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। क्लियर है। तो ये था आपका
टाइप्स ऑफ परिवार। अब परिवार की महत्व पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका परिवार का महत्व। तो परिवार का महत्व देखते हैं। कह रहे परिवार के महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। जैसे परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण व व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। यानी अगर बात करें सर्वप्रथम स्कूल या समाजीकरण का स्थान कौन सा होता है बालकों के लिए, तो अपना परिवार ही होता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास का प्रभावित करता है। यानी जैसा आपका समाज होगा वैसे ही आपका आचरण भी हो जाएगा बच्चों का। तो इसलिए कहते हैं कि भाई घर की जो कंडीशन है उसे सही करके रखिए, सही से सबसे बोलिए, ताकि आपका बच्चा भी वैसा ही सीखे। माता पिता के स्वास्थ्य एवं शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। यदि वे रोगी और निर्बल हैं तो ऐसी संभावना है कि उनके बच्चे भी वैसे ही हों। स्वस्थ माता पिता के संतान स्वस्थ ही और शारीरिक विकास होता है। बालक के स्वाभाविक विकास के वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। बालक को ये सही वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनके परिवार की होती है। बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है और इसे नियमित करने की जिम्मेदारी परिवार की होती है। बालक के उचित शारीरिक विकास में उसे अपने परिवार से प्राप्त प्रेम एवं सुरक्षा की भावना का ही अहम योगदान होता है। बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल एवं व्यायाम के लिए समुचित सुविधा एवं समय उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उनके परिवार की होती है। बालक की मानसिक क्षमता के विकास में उनके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है, जो उसे परिवार माता पिता से प्राप्त होता है। मानसिक विकास में बालक के भाषा विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें उसके परिवार की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। परिवार जिसमें माता पिता के अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे बच्चों को की रुचियाँ एवं आवश्यकताओं को समझते हैं, जिसमें आनंद एवं स्वतंत्रता का वातावरण होता है, इसका सकारात्मक प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। यानी जैसे आपके घर की कंडीशन होगी दोस्तों, बच्चों का अभी भविष्य वैसा ही बन सकता है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार भी में ही बालक को पौष्टिक भोजन, सही शिक्षा का वातावरण, खेल एवं मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध होते हैं। माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मित्र। मित्र क्या होता है? तो बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय के सभी बालकों के साथ बालक के संबंध अच्छे हो। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है एवं जिनके साथ वो रहना चाहता है, कार्य करना चाहता है, खेलना पसंद करना चाहता है, उसे ही फ्रेंड कहा जाएगा। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपी नहीं जा सकती, ना ही अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार परख कर मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह एक ऐसा बंधन है जो लोगों को मन से जोड़ता है और इसी के आधार पर वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मित्रों के बीच के आपसी संबंध को मित्रता कहते हैं। तो मित्र के बारे में तो आपको पता ही होगा। मित्रों की वर्गीकरण यानी इसके टाइप देख लेते हैं। तो अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला उपयोगी मित्रता। इसका मतलब क्या है? इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसका मित्रता में अपनी हित दिखाई देता हो, यानी जो आपके लिए अच्छा हो। सिंपल सी बात है। आनंद की मित्रता, इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। नेक्स्ट है अच्छी मित्रता। इसका मतलब क्या है? इस प्रकार की मित्रता में 2 मित्रों के बीच आपसी संबंध का भाव और एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। इसमें से मित्रता हितपूर्ति एवं आनंद के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका मित्रता का महत्व। तो इसका महत्व क्या है फ्रेंड? तो आपको पता ही होगा सिंपल कि एक मित्र बालक के खेलकूद के अन्य कार्यों में संपन्न करने में सहायता करता है। एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है। एक अच्छा मित्र सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सिखाता है। अच्छा मित्र बच्चों को पार्श्विक प्रवृत्ति अपनाने से बचाता है। बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता व मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका संबंध। संबंध का मतलब क्या है? रिलेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। यह बुनियाद होती है जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक लोग खून व विवाह और भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बालक परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों के में से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आदर्शों एवं मूल्य, रीति रिवाजों एवं विश्वासों आदि को धीरे धीरे सीखता है। बालक के सभी संबंधियों का उनके व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है, किंतु परिवार के प्रमुख सदस्यों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वे अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार एवं अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता एवं सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को आत्मसात करने लगता है। इसका मतलब है उसको समझने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बालक के परिवार में चाचा चाची, बुआ फूफा जैसे संबंधित विद्यमान हो। कक्षा में मौजूद बच्चों के पारिवारिक विविधता से शिक्षक बालकों को
इसके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारी दे सकता है। नेक्स्ट है संबंधों का वर्गीकरण। तो इसका है वैवाहिक संबंध एवं समरक्त संबंध। इसका मतलब क्या होता है? वैवाहिक का मतलब सिंपल है, सामान्य तौर पर इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास बहू आदि। समरक्त संबंध का मतलब है इस प्रकार के संबंध रक्त के आधार पर बनते हैं। ऐसे संबंधों को सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जैसे जबकि प्राणी शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृति आवश्यक नहीं है, जैसे माता पिता एवं पुत्र पुत्री के बीच में संबंध। नेक्स्ट है आपका कार्य एवं खेल। तो इसका मतलब क्या है? कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है, जो वहीं खेल कूद बच्चों के लिए अनिवार्य होते हैं। बच्चे स्वयं को खेल कूद में व्यस्त रखते हैं, इस कार्य में इन्हें परिवार के सदस्यों की में सहयोग प्राप्त होता है। बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं। रचनात्मक खेल वे सक्रिय खेल है जिसमें बच्चों को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है। बाल्यावस्था में बालकों की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती है। वस्तुतः रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेलों से अत्यधिक समानता रखते हैं, क्योंकि रचनात्मक कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। खेल खेल में बच्चे सहज रूप से सीखते हैं। बालकों को विभिन्न प्रकार के प्रयोगों एवं खेलों द्वारा सिखाना अधिक आसान हो जाता है। ऐसे पाठ भी रुचिकर हो जाते हैं। आरंभ में वस्तुओं को एक के ऊपर एक लगाना, ब्लॉक जोड़ना, आकृतियाँ बनाना रचनात्मक खेल बालकों द्वारा खेला जाता है। प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, औपचारिक विधि, बेसिक शिक्षा आदि खेलकूद के असामान्य क्रियाकलाप बच्चों द्वारा शिक्षा देने के लिए उपयुक्त विधियाँ हैं। तो इन विधियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड। अभी केवल ये विधियाँ आपको याद रख लेनी है। खेल का बालकों के विकास में योगदान। अब देखते हैं कि खेल की वजह से बच्चों में क्या फ़ायदा होता है। तो खेल कूद में बच्चों के शारीरिक मानसिक का विकास होता है। इसके लिए महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं, जैसे कि बालक के यह बच्चों के शारीरिक, सामाजिक एवं ज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायक होता है। इसमें बच्चे स्फूर्तिवान बने रहते हैं एवं और साथ ही नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। नहीं दोस्तों, एक्टिव रहता है बच्चा पूरी तरीके से। इसमें शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां मजबूत होती है, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता रहता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। खेलकूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता भी बढ़ती है। खेलकूद बच्चों के मानसिक विकास की तीव्रता प्रदान करने तथा खेलकूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए थेरेपी का कार्य करता है, जिससे वे सामाजिक परिवेश एवं समायोजन स्थापित करते हैं। यह बच्चों को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। खेलकूद बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए बालकों की शिक्षा में खेलकूद का उचित स्थान दिया जाता है। तो ये था पूरा चैप्टर की थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बनते हैं फ्रेंड, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई टॉपिक आपको जो समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए इस वीडियो को दोबारा बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए फ्रेंड। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम टाइम पे ही करेंगे। अब इससे तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप 150 में से 130 प्लस का टारगेट लेके चलिएगा, तभी आप आगे इसका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।